न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल होता है और यह आनुवंशिक लक्षणों को या उनकी सूचनाओं को संकेतों के रूप में संचित रखता है, अपने अंदर इकट्ठा रखता है और सभी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हुए, डीएनए और आरएनए। तो पहला है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है कोशिकाओं में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र और प्लाज्मिड्स के रूप में मिलता है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों में, अधिकतर सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी बड़े जीवों में, जैसे जंतुओं, मनुष्य है, पादप हैं, इन सब में पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक के अंदर तंतुओं में होता है। जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो तंतु होते हैं उसमें डीएनए होता है। बता दें कि कोशिका विभाजन के समय यही तंतु छोटे और मोटे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, तब उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है और इन्हीं गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पर भी पाया जाता है। तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए अणु की आकृति 2 तरह की होती है। पहला रेखाकार अथवा लाइनर कहा जाता है और दूसरा है वृत्ताकार अथवा सर्कुलर। इन दोनों में से जो रेखाकार डीएनए है या लाइनर डीएनए है, यह सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में होता है। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में पाया जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रकीय डीएनए रेखाकार होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज डीएनए भी रेखाकार होता है। जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो भी रेखाकार होता है। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं और यह जीवाणुओं को अपना शिकार बनाता है, इसीलिए इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। अब यदि वृत्ताकार डीएनए अथवा सर्कुलर डीएनए की बात की जाए तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो सर्कुलर डीएनए है या वृत्ताकार डीएनए है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। साथ ही कुछ वायरसों अथवा विषाणुओं में भी पाया जाता है। और एक बड़ी बात ये कि वृत्ताकार डीएनए अथवा सर्कुलर डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पर भी पाया जाता है। इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेखाकार तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। हर एक डीएनए अणु बड़े अणु डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के एकलकों का बना बहुलक होता है। अब इसे बहुलक क्यों कहा जाता है? तो डीएनए है वो किसका बना होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कई यौगिकों के एक साथ जुड़ने से बनता है। यानी इसमें कई सारे यौगिक होते हैं जो मिल करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, इसीलिए बहुलक इसे कहा गया है। इस प्रकार से विभिन्न न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बहुलक अथवा पॉलीमर कहलाती है। चलिए आगे आते हैं। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु 3 यौगिकों के जुड़ने से बनता है। तो डीएनए अणु 3 यौगिकों के मिलने से बनता है। उनमें से पहला है पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजन बेस। चलिए इन तीनों को संक्षिप्त रूप से जल्दी से एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर। तो इसमें कुल मिलाकर के डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, यानी C5H10O4 होता है और इसमें कार्बन परमाणुओं को प्राइम नंबर से व्यक्त करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन परमाणुओं को नंबरों से दर्शाया जाता है। इसे पेंटोज शर्करा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे फास्फेट समूह पर। फास्फेट समूह या फास्फेट ग्रुप के अंतर्गत
केवल फास्फोरिक अम्ल आता है जिसे PO4 से व्यक्त करते हैं। फिर तीसरा है नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्यूरीन क्षारक या प्यूरीन बेस और दूसरा है पिरिमिडीन क्षारक या पिरिमिडीन बेस। अब पहले को प्यूरीन क्षारक को देख लेते हैं। तो प्यूरीन क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एडिनिन, इसे ए से व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है ग्वानिन, इसे जी से व्यक्त किया जाता है। तो प्यूरीन क्षारक दो चीजों से मिलकर बना है, एडिनिन और ग्वानिन। फिर आते हैं पिरिमिडीन क्षारक पर या पिरिमिडीन बेस पर। तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, थायमीन और साइटोसिन। थायमीन को टी से व्यक्त किया जाता है या टी से प्रदर्शित करते हैं, और साइटोसिन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए की संरचना में केवल थायमीन और साइटोसिन होता है। ये पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं। पिरिमिडीन जो क्षारक हैं, डीएनए की संरचना में थायमीन और साइटोसिन होता है। जबकि अगर आरएनए की संरचना होती तो आरएनए की संरचना में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अब तक की हम लोगों ने जाना कि पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन बेस, इन तीन चीजों से मिलकर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का अणु बनता है अथवा डीएनए बनता है। अब एक बात ये कि यदि इन तीनों में फास्फेट ना हो तो न्यूक्लियोसाइड उसे कहेंगे। यानी इन तीनों में से अगर एक को हटा दिया जाए, जो फास्फेट समूह है, फास्फेट ग्रुप है, इसको अगर हटा दें हम, तो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, साइड। और यदि तीनों होंगे तो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, यानी साइड की जगह पर टाइड हो जाएगा। और अगर फास्फेट हटा देंगे तो साइड कहेंगे। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंसन ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया। अर्थात इन वैज्ञानिकों ने डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल प्रेजेंट किया। डीएनए अणु की ऐसी संरचना देने पर इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडली संरचना में क्या क्या था, आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं अथवा चेन का बना होता है। जो डीएनए अणु है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं अथवा चेन का बना होता है। तो एक चेन ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई चेन, 2 चेन हो गई, और दोनों मिलकर के एक डीएनए अणु का निर्माण करती हैं। और ये कैसी श्रृंखलाएं हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं। यदि इसको देखा जाएगा तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही कई जुड़े होते हैं। इसमें सभी मिलकर एक चेन बनाते हैं या एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चलिए पहले एक न्यूक्लियोटाइड को ठीक से समझ लेते हैं कि इस एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। यदि इस एक न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजनस क्षारक का अणु डीऑक्सीराइबोस से अंदर की तरफ C1 कार्बन से जुड़ा है। यदि इसमें हम नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये जो C1 है इससे नाइट्रोजनस बेस थायमीन जुड़ा हुआ है। अब इसी में बाहर की ओर देखा जाए तो C5 कार्बन से फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। ये जो C5 है इससे फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें क्या क्या जुड़ा है मैंने बता दिया है। ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक श्रृंखला अथवा चेन बना लेते हैं। कई सारे जुड़े हुए हैं तो एक श्रृंखला बन गई है, एक चेन जैसी बन गई है। लेकिन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? तो ये फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा मतलब एक चेन के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। और किस चीज से जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये 5वां कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। अर्थात ये फास्फेट एक तरफ 3rd कार्बन से और दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब इधर वाली श्रृंखला अथवा चेन तो आप समझ गए
यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को मैंने बताया, जो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। चूंकि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसीलिए अब दूसरी को समझ लेते हैं। तो ये जो पहली चेन है, इसकी शुरुआत 5 प्राइम एंड और नीचे वाला हिस्सा 3 प्राइम एंड है, यानी 5 डैश एंड से शुरुआत है और 3 डैश एंड तक है। अब दूसरी चेन अगर देखा जाए तो दूसरी वाले में 3 डैश एंड से शुरुआत है, यानी 3 प्राइम से शुरुआत है और 5 डैश एंड पर लास्ट है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल यानी बिल्कुल विपरीत हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे के बिल्कुल उल्टा है कह लीजिए। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में बाहर की ओर फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बाहर की ओर फास्फेट अणु जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? तो फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा है, जैसे उसमें जुड़ता था। लेकिन इसमें अंदर की तरफ बड़े ध्यान से आपको लिखना है, ध्यान देकर के लिखना है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के बारे में चारगैफ ने बताया कि कैसे जुड़ेंगे ये। यदि आप लोग चारगैफ का नियम नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे देखकर। तो फिर भी जल्दी से हम बता देते हैं कि चारगैफ ने बताया था कि किसी भी डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। कोई भी डीएनए हो उसमें प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन्स के बराबर होती है और एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। अब इसमें जो एडेनिन है वो थायमिन के डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा, यानी डबल हाइड्रोजन बांड से कौन जुड़ेगा? एडेनिन थायमिन से। और ग्वानिन तथा साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेगा। जो ग्वानिन है और साइटोसिन है यानी जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ेंगे। मतलब ए हमेशा डबल बांड से, क्योंकि 2 पोजीशन इसमें होती हैं जहां पर हाइड्रोजन बांड जुड़ सकता है, इसीलिए डबल बांड यहां लिखा जाता है। जबकि जी हमेशा ट्रिपल बांड सी से जुड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 पोजीशन ऐसी होती हैं जहां हाइड्रोजन बांड बन सकते हैं, इसीलिए ट्रिपल बांड लिखा जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन बांड क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर होती है, तो इन्हीं हाइड्रोजन बांड की वजह से ये घुमावदार बन जाता है। जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, दोनों चेन हैं, इन्हीं हाइड्रोजन बांड के कारण घुमावदार बन जाती हैं, इसीलिए इसे त्रिविम संरचना बोला जाता है। अब ये घुमावदार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जो डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अथवा कह लीजिए कि डीएनए की दोनों चेन या श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। या कह लीजिए कि डीएनए की मोटाई 2 नैनोमीटर होती है। 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर भी लिखा जाता है। यदि मुख्य अक्ष से एक तरफ की बात की जाए तो लिखा हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम, यानी आधी मोटाई 10 एंगस्ट्रॉम होती है। और डबल हेलिक्स का एक चक्कर, जो डबल हेलिक्स है, इसका पूरा एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम में होता है, जिसे नैनोमीटर में कहें तो 3.4 नैनोमीटर में पूरा होता है। 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। और हर चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक चक्कर में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 बेस पेयर होते हैं या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे, ये वाली, जिन्हें मेजर ग्रुप्स कहा जाता है, और माइनर ग्रुप्स यानी लघु खांचे 2 होती हैं। 2 तरीके की, जो गहरी खांच है उन्हें दीर्घ खांच या मेजर ग्रुप्स कहते हैं। जो लघु खांचे हैं यानी कम गहरी हैं, उन्हें माइनर ग्रुप्स कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा दिया गया था? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं। इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो इसका आंसर सही होगा पहला, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्यूरीन आरएनए में पाया जाता है? ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। इसमें से कौन सा प्यूरीन आरएनए में पाया जाता है? तो देखिए,
प्यूरीन और पिरामिडीन ये दो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और प्यूरीन को दो भागों में बांटा गया था, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरामिडीन को भी दो भागों में बांटा गया था, साइटोसिन और यूरेसिल। ये आरएनए की बात की गई है, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर डीएनए की बात की जाती तो यूरेसिल की जगह पर थायमिन हो जाता। तो यहाँ पर पूछा गया प्यूरीन, और प्यूरीन को दो भागों में बांटा, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसमें देखिए एडेनिन है नहीं, ग्वानिन दिया गया है, इसलिए आंसर से होगा ए ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, डीएनए और आरएनए में क्या समानता है ये पूछा गया है टीजीटी 2004 में। आंसर सही होगा सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। यानी डीएनए व आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, यानी न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनिन है, एडेनिन क्या है पूछा गया पीजीटी 2011 में। पिरामिडीन, प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इन चारों के बारे में मैंने अभी आपको पहले समझाया है। तो एडेनिन क्या होगा, एडेनिन इसमें सही होगा बी, प्यूरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आरएनए अणु में 15% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा होगी। देखिए आरएनए की बात की गई है और इसमें 15% एडेनिन दिया गया है, तो साइटोसिन पूछा गया कितना होगा, 15%, 30%, 35% या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चारगैफ के नियम के अनुसार डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा थायमिन के तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। जो चारगैफ का नियम था उसमें उन्होंने बताया था कि जो डीएनए अणु होता है उसमें एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। यानी चारगैफ ने बताया था कि ए बराबर टी और जी बराबर सी। तो एडेनिन दे रखा है 15%, इसलिए थायमिन कितना होगा, 15% हो जाएगा। और ए प्लस टी यानी 15 प्लस 15 बराबर 30% हो जाएगा। अब जी प्लस सी बराबर 100 माइनस ए प्लस टी कर दिया जाए तो 100 माइनस 30 हो जाएगा, 70% आएगा। यानी जी 35% तथा सी 35% आएगा। तो ये जो चारगैफ का नियम है ये डीएनए अणु पर लागू होता है, आरएनए पर तो लागू होता नहीं है, क्योंकि आरएनए में जो होता है थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। और इन्होंने थायमिन को बताया था कि जो थायमिन होता है वो एडेनिन के बराबर होता है, इसलिए इसमें आंसर क्या सही होगा, डी वाला ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डीएनए के द्विकुंडलिनी के पूर्ण चक्र की लंबाई क्या होगी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि डीएनए के द्विकुंडलिनी के पूर्ण चक्र की लंबाई कितनी होती है, तो मैंने बताया था 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन यहाँ पर नैनोमीटर में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको नैनोमीटर में बताया था 34 एंगस्ट्रॉम को 3.4 नैनोमीटर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसमें आंसर से होगा पहला 3.4 नैनोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के एक रज्जुक के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, एक रज्जुक के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी बताया गया है, पूछा गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा पहला 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। मैंने आपको बताया था कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और वही पूछा गया है 2 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, चाहे आप क्षारक के बीच की दूरी कह लीजिए, कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। निम्न में से जीन्स का एक सेट केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के डीएनए में पाया जाता है। निम्न में वह कौन सेट है, इस सेट का बताना है। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, XOOPQS। ये सेट वो है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाले डीएनए से संबंधित वंशागति को साइटोप्लाज्मिक वंशागति कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाले डीएनए होते हैं इनसे संबंधित वंशागति को साइटोप्लाज्मिक वंशागति कहा जाता है। और XOOPQS जीन सेट माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में घटनाओं का कौन सा क्रम सही है, तो इसमें आंसर सही होगा बी, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनता है और इसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। ये घटना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मरम्मत प्रक्रिया के दौरान
कुछ पिरामिडीन डाइमर हटाए जा सकते हैं? पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, प्रकाशिक पुनः सक्रियण के द्वारा हटाए जा सकते हैं। बता दें कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डीएनए में होने वाले सामान्य क्षति को पुनः से ठीक कर देते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए मरम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? सैटेलाइट डीएनए का नाम बताना है। आंसर होगा पहला, पुनरावृत्त जीन के डीएनए सैटेलाइट डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के लगभग 100 क्षार युग्म के तीव्र क्रमीकरण विधि को किसने विकसित किया था? 100 क्षार युग्म के तीव्र क्रमीकरण विधि को किसने विकसित किया? आंसर सही होगा पहला, सैंगर ने विकसित किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसे ट्रांसवर्जन कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें बी, एडेनिन थाइमिन। ये परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है। बता दें कि ट्रांसवर्जन एक प्रकार का प्रतिस्थापन बिंदु है, यह कह लीजिए सब्स्टिट्यूशन पॉइंट होता है या जीन उत्परिवर्तन होता है, यानी पॉइंट या जीन म्यूटेशन होता है, जिसमें एक श्रेणी का जो नाइट्रोजनी क्षार होता है दूसरी श्रेणी के नाइट्रोजनी क्षार में बदल जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्यूरीन श्रेणी है, प्यूरीन श्रेणी का क्षार पिरामिडीन श्रेणी के क्षार से या पिरामिडीन श्रेणी के क्षार प्यूरीन श्रेणी के क्षार में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटोमेरिज्म है। टाटोमेरिज्म क्या है? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, प्यूरीन का पिरामिडीन से युग्मन टाटोमेरिज्म कहलाता है। बता दें कि टाटोमर एक प्रकार के समावयी या आइसोमर अणु होते हैं जिनका सामान्य सूत्र एक होता है, लेकिन इनके रूप अलग अलग होते हैं और एक अणु के दूसरे टाटोमेरिक रूप का बनना टाटोमेरिज्म कहलाता है। यानी एक अणु दूसरे टाटोमेरिक रूप में बन जाता है, इसे ही टाटोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास होने के लिए उत्परिवर्तन करना चाहिए? आंसर सही होगा इसमें पहला, जर्मप्लाज्म डीएनए। तो जर्मप्लाज्म डीएनए के अनुसार जीव शरीर में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक तो जर्मप्लाज्म, दूसरा सोमैटोप्लाज्म। जो जर्मप्लाज्म है इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। कैसे? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के माध्यम से, और जैव विकास का आधार भी बनते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।